दिसंबर 2006 नोएडा के निठारी गांव में सफाई के दौरान ऐसा कुछ मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण खोज नहीं थी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे सबूत आना शुरू हो गए जिन्होंने भारत के सबसे आपराधिक मामलों में से एक का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खोज के कई महीनों पहले कई युवतियां और बच्चे गायब हो रहे थे। उनके परिवार पुलिस के पास गए, मामले दर्ज करवाए और पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई को वो ढूंढ रहे हैं वो उनके घरों से कुछ ही दूरी पर है। वो लोग कहां पर गायब हो रहे थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी और जांच में सामने क्या क्या आया और क्यों निठारी केस आज भी भारत के सबसे आपराधिक मामलों में से एक माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम निठारी कांड की कहानी को शुरू से अंत तक समझेंगे और साथ ही उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे जो आज भी ढूंढे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नोएडा आज भारत के सबसे विकसित शहरों में से एक गिना जाता है, लेकिन साल 2005-06 में नोएडा के पास ही स्थित एक निठारी गांव, जहां के लोग एक ऐसे डरावने साए में जी रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। गांव के बच्चे अचानक से गायब होने लगे। पहले एक बच्चा गायब हुआ, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा, और देखते ही देखते दर्जनों परिवार अपने बच्चों की तलाश में भटकने लगे। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद वे कहीं चले गए होंगे या उनका किसी ने अपहरण कर लिया होगा, लेकिन समय बीतता गया और बच्चा कोई भी वापस नहीं आया। बच्चों के माँ बाप पुलिस से गुहार लगाते थे, बेरोज थाने के चक्कर लगाते थे और वहीं कई परिवारों का ये आरोप था कि पुलिस वाले उनकी आवाज को सुन नहीं रहे हैं। किसी ने कहा कि बच्चा भाग गया होगा, किसी ने कहा कि बच्चा रिश्तेदारों के यहाँ चला गया होगा, किसी ने कहा कि इंतजार करो, लेकिन उन माता पिता से पूछो जिनका बच्चा खो गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। उन्हें पता नहीं है कि उनका बच्चा है भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह कुछ ही दिनों में एक ऐसी जगह में तब्दील होने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। निठारी गांव के पास स्थित एक D5 नाम की कोठी, ये कोठी एक संपन्न व्यवसायी मोनिंदर सिंह की थी। उस घर में उसके साथ उसका काम करता था उसका घरेलू हेल्पर सुरेंद्र कोहली। बाहर से ये घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। जांच एजेंसियों ने ये दावा किया कि इस घर के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो असामान्य है। और इसी दौरान गांव के लोगों ने ये भी बताया कि जो भी बच्चे और महिलाएं गायब हुई हैं उन्हें आखिरी बार इसी घर के आसपास देखा गया। और ये बात संयोग तो हो नहीं सकती। लोगों के मन में शक बढ़ रहा था, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था और बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना आसान बात नहीं। दिसंबर 2006 कई महीनों से अपने बच्चों की तलाश कर रहे परिवारों का अब ढांढस छूट गया था। लगातार बढ़ते दबाव के कारण यूपी पुलिस ने सेक्टर 31 के पास स्थित D5 कोठी के पास दोबारा जांच शुरू कर दी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो जांच हो रही है ये भारत के दुनिया के सबसे आपराधिक मामलों में से एक बनने वाला है। 29 दिसंबर को जब कोठी के पीछे बहने वाले नाले की तलाशी ली गई तो वहां पर इंसानी अवशेष मिले। पहले कुछ हड्डियां मिली और फिर कुछ अवशेष मिलना शुरू हो गए और देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस और फोरेंसिक टीम से भर गया। ये खबर चारों ओर फैल गई और स्थानीय लोग स्तब्ध रहे और जिन परिवारों के भी बच्चे महीनों से गायब थे उनको ही अंदेशा होने लगा कि क्या ये उनके बच्चों के अवशेष हो सकते हैं। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे मामला और भी गंभीर होता चला गया। मीडिया की गाड़ियां आना शुरू हो गईं और पूरे देश में निठारी केस फैल गया। उस दिन सिर्फ हड्डियां ही नहीं मिली बल्कि एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश हुआ जो एक गुमशुदगियों का तहखाना था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने पुलिस,
प्रशासन और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे D5 कोठी एक क्राइम सीन में तब्दील हो गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट हर कमरे, हर कोने की और बाहर बह रहे नाले की बारीकी से जांच कर रहे थे। जांचकर्ताओं को वहां से मानव अवशेष, चप्पल, जूते और अन्य कई चीजें मिली जो कि लापता लोगों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अब ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला ही नहीं रह गया था, बल्कि जांच एजेंसियों के पास ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन अवशेषों की जांच करना और ये पता लगाना कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ था। जांचें आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर सबूत के साथ एक सवाल भी साथ में आ रहा था। जांच एजेंसियों का मानना था कि उन्हें कड़ियां मिल चुकी हैं, लेकिन देश भर के लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये किसी एक व्यक्ति का काम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क मौजूद था। शायद निठारी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि वहाँ पर हुआ क्या था, बल्कि ये था कि इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग सहमत नहीं है कि वहाँ पर वास्तव में हुआ क्या था। और यही सवाल आज भी इस केस को जिंदा रखता है। समय के साथ कई थ्योरीज आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक सीरियल किलिंग हो सकती है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया शायद इसके पीछे कोई मानव तस्करी या फिर अंगों के अवैध व्यापार जैसा कोई मामला हो सकता है। इसका जवाब जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है। निठारी केस यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि इसका सामना कोर्ट से भी होता है। जैसे जैसे ये मामला उच्च अदालतों में पहुंचा, जांच की प्रक्रिया और सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना शुरू हो गए। साल 2023 में प्रयागराज हाई कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। अदालत ने जांच में कई खामियां और साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और इसके बाद आरोपियों को बरी कर दिया गया। फिर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के पास पहुंचा। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। अदालत का फैसला इस बात पर आधारित था कि जो भी सबूत मिले हैं वो अपराध को सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। समय बीतता गया और अदालतों ने अपने अपने फैसले सुना दिए, लेकिन कई सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। आखिर उन मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ क्या हुआ? क्या इस मामले का पूरा सच सामने आ पाया? और क्या उन परिवारों को न्याय मिला जो सालों से इंतजार कर रहे हैं? तो ये थी निठारी कांड की स्टोरी। ये ऐसी कहानी थी जिसमें गुमशुदा बच्चे थे, टूटे हुए परिवार थे, सवालों के घेरे में खड़ी जांच थी और एक ऐसा सच जो आज भी सामने नहीं आ पाया। करीब 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन निठारी एक शब्द सुनते ही लोगों के मन में वही सवाल गूंजने लगते हैं कि वास्तव में उस समय आखिरकार क्या हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस केस के बारे में अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।